फ्रेंड्स, मैं सुमित मिश्रा एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल उन्नति आईएएस पर। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा पॉलिटी का रिवीजन क्लास चल रहा है और आज हमारा संविधान का 7वां लेक्चर है, जिसमें हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय पर चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, अगर इससे पहले आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो जा कर के एक बार देख लीजिए, ताकि जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर आपके समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सेक्शन होगा वो उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय, पहले हम उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर हम उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, हाई कोर्ट। अच्छा, ये जो अपनी पूरी न्याय व्यवस्था है ये एकल व्यवस्था है, जहाँ पर हम इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं, जहाँ पर सबसे ऊपर आपका सर्वोच्च न्यायालय आ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद दूसरे स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और सबसे लोअर सेक्शन पे मिलेगा जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर क्या है, ऊपर सिंगल है, मतलब सबसे ऊंचा भी है और इकलौता है। नीचे जाने पर सेकेंड स्ट्रक्चर पर इनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी और सबसे नीचे आने पर इनकी संख्या सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी न्याय व्यवस्था ऐसे चलती है। उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लगा करके 147 तक हम उच्चतम न्यायालय के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। भारत में पहला जो सर्वोच्च न्यायालय बना था, 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इस एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और इसके मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे, और इनके अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट थे। ये पहला सुप्रीम कोर्ट है जो कलकत्ता में बन रहा है, 1774 में बन रहा है, और एक्ट है कौन सा, 73 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद दिल्ली में एक न्यायालय की स्थापना और होगी, बट ये उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, ये एक फेडरल कोर्ट होगा, जिसे हम संघीय न्यायालय बोलते हैं। तो दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय की स्थापना होगी। कब होगी? 1935 के अधिनियम के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को इस न्यायालय की स्थापना होगी, जिसके मुख्य न्यायाधीश होंगे सर मॉरिस गवेयर, जिसके मुख्य न्यायाधीश होंगे सर मॉरिस गवेयर। इस बात को आप याद ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसे संघीय न्यायालय क्यों कहा गया? संघीय न्यायालय क्यों कहा गया, ध्यान रखिए जरा सा। संघीय न्यायालय, देखो अच्छा एक बात समझिए आप, उच्चतम न्यायालय का मतलब ही है उच्चतम है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब जो न्यायालय था, इस न्यायालय से ऊपर कोई भी न्यायालय नहीं था। ठीक है, बट जो संघीय न्यायालय है, फेडरल कोर्ट है, ये आपका भारत का उच्चतम न्यायालय नहीं है। दिल्ली में तो है, लेकिन ये उच्चतम न्यायालय नहीं है, इससे भी ऊंचा न्यायालय था। तो कहाँ पर था? तो अगर आप मान लीजिए जो फेडरल कोर्ट है, इसके अगेंस्ट, संघीय न्यायालय के विरुद्ध आप अपील करना चाहते हैं, मतलब संघीय न्यायालय के विरुद्ध में आप अपील कर सकते हैं। और ये कहाँ होती थी अपील? तो लंदन में एक जगह थी प्रीवी काउंसिल, यहाँ पर अपील होती थी। ठीक है, इसी वजह से इसे फेडरल कोर्ट कहा गया। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं कहीं दूसरी जगह पर, बट जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होगा वो उसके अगेंस्ट आप कहीं अपील नहीं कर सकते। आगे चल के क्या होगा, यही जो संघीय न्यायालय है यही हमारा बदल करके क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ये कब होगा भैया, ये समय कब आएगा? 28 जनवरी 1950 को हमारा संघीय न्यायालय बदल करके क्या बन जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय बन जाएगा। और हमारे मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे हीरालाल जे कानिया साहब। इसके बाद इसके कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। 124 से डिस्कस करना था, देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 124 का एक, इसके टोटल 124 अनुच्छेद के टोटल 7 भाग हैं। तो क्या कहा गया है अनुच्छेद 124 के 1 में कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है मूल रूप से वो 1+7 ही है, या 7+1 या 1+7। इनमें से जो एक दिख रहा है आपको, ये मुख्य न्यायाधीश हैं, 7 अन्य न्यायाधीश हैं। कहा गया अनुच्छेद 124 के 1 में कि न्यायाधीशों की कुल संख्या 1+7 होगी, लेकिन अगर संसद चाहे तो इनकी संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है कानून बना करके। तो वर्तमान समय में कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान समय में हमारे पास 33+1 जज हैं। 33+1 मतलब टोटल
34 जज हैं, 34 जजेस हैं, ठीक है, टोटल 34 जजेस हैं। अगला क्या है, 124 का 2 क्या कहता है, 124 का 2 कहता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो ये कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, कोलेजियम क्या होता है भैया? तो कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट के 1+4, एक मतलब मुख्य न्यायाधीश, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, जज का समूह होता है। मतलब 5 जजों का समूह होता है सुप्रीम कोर्ट के। ये 5 जज क्या करेंगे? ये 5 जज मिल करके किसी भी व्यक्ति के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति जो है इनको क्या करेंगे? हाँ, अच्छा, ये व्यवस्था शुरू से लागू नहीं थी। पहले जो हमारा सीन था वो ये था कि हमारे भारत में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी वो मंत्रि परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा होती थी। बाद में आगे चल करके ये व्यवस्था बदल दी गई और कोलेजियम आया। लेकिन कोलेजियम आने के बाद भाई भतीजावाद सर्वोच्च न्यायालय में ज़्यादा बढ़ने के कारण भारत सरकार ने 99वां संविधान संशोधन लाई भारत सरकार, और उसके बाद उस पूरी व्यवस्था को, कोलेजियम व्यवस्था को समाप्त करके एक राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्ति आयोग बना दिया, NJSC, 99वां संविधान संशोधन के द्वारा। परंतु इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रद्द कर दिया और कोलेजियम व्यवस्था को पुनः क्या कर दिया? बहाल कर दिया। ये कोलेजियम का पूरा इतिहास है, अभी हम यहाँ इस पर चर्चा नहीं करेंगे, बट जो हमारा मेन चैनल है उन्नति IAS का, उस पर हम डेफिनेटली इस पर डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे। आगे आ जाइए, अनुच्छेद 124 का 2 का 1 क्या है भैया? सुप्रीम कोर्ट के जज का कोई कार्यकाल नहीं होता, देयर इज़ नो पोस्ट ऑफ ड्यूरेशन फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो होता है क्या भैया? इनकी मैक्सिमम एज है वो होती है 65 साल। कितने साल होते हैं भैया? ये 65 साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद 124 का 2 हो गया, 124 का 3 देख लेते हैं। न्यायाधीशों की योग्यता, तो केवल 2 योग्यताएं संविधान में उल्लेखित है। पहला, भारत का नागरिक हो, ये, और दूसरा 5 वर्ष से हाईकोर्ट का जज हो, और अगर ये ना हो तो क्या हो? 10 साल से हाई कोर्ट में अधिवक्ता हो, और अगर ये भी ना हो तो राष्ट्रपति की नज़र में कानून और विधि में क्या हो? पारंगत हो। तब ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। लेकिन जो तीसरा वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसके तहत अभी तक एक भी जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट नहीं किए गए हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? एक सेकेंड, हाँ, एक भी जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट नहीं किए गए हैं। आगे 124 का 4 देख लीजिए, क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया भैया? इसको जरा सा समझ लीजिए। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, ध्यान दीजिए इधर। तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके किसी भी जज को, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कैसे हटाया जाएगा भैया? 124 के 4 में हटाने की प्रक्रिया है, और प्रक्रिया मैंने ये लिख दी है, दोनों संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इनको हटाया जाएगा। अच्छा, हटाने का 124 है, ये 125 नहीं है, 124 है, गलत लिखा हुआ है, ठीक कर लीजिएगा। 124 का 5 क्या लिखा हुआ है? हटाने का आधार क्या होगा, मतलब किस आधार पर हटाया जाएगा? तो कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा। लेकिन पता कैसे चलेगा कि वो उनके अंदर कदाचार है? कदाचार मतलब उनके अंदर सदाचार नहीं है, मतलब वो ईमानदार नहीं है, ऐसा कुछ। असमर्थता मतलब न्याय करने में सामर्थ्य नहीं, ऐसी कंडीशन में। तो संसद द्वारा एक अधिनियम बनाया गया है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, जिसके द्वारा जजों को उनके पद से हटाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 124 का 6 है, 124 का 6 है, जिसमें लिखा गया है न्यायाधीशों की शपथ, सुप्रीम कोर्ट के जजों की शपथ की बात अनुच्छेद 124 के 6 में की गई है। और क्या बताया गया है कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे, और जो अन्य जज हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? CJI दिलाएंगे। ध्यान रखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 124 का 7 क्या कहता है कि सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में
वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट के जज कार्य नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों बोला गया है? ताकि वो जज के रूप में उनकी जो गरिमा है वो गरिमा बनी रहनी चाहिए, ये बात बोली गई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अनुच्छेद 125 में। अनुच्छेद 125 क्या कहता है बेटा? सुप्रीम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, तो कितना भैया? सीजेआई का वेतन है 2.5 लाख रुपए और 50% इनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। उसी तरह अन्य जजों का वेतन है 2.5 लाख रुपए, इनका 280 है, इनका 2.5 लाख रुपए है और पेंशन वही 50%। आगे 126 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, मतलब कार्यकारी, इसको आप बोल सकते हो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। जब न्यायपालिका में मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है या उपस्थित नहीं है, ऐसी कंडीशन में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का कंसर्न होता है। तो पहले तो ये समझ लीजिए मुख्य न्यायाधीश ही कैसे बनते हैं। तो जो संसद के सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जज को सीजेआई नियुक्त किया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? सीजेआई नियुक्त किया जाएगा। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के मेन जज हैं उन्हें क्या बनाया जाएगा? सीजेआई बना दिया जाएगा, मतलब वरिष्ठ जज है, जो सीनियर मोस्ट जज हैं। बट अब अगर मान लीजिए सीजेआई का पद ही खाली है, तब आएगा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तो वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन अपॉइंट करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होंगे। राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। ध्यान में रखिएगा ये बात, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है भैया? ध्यान रखिए, तदर्थ न्यायाधीश, इसे एक्स्ट्रा न्यायाधीश बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यायाधीश बोलते हैं, है ना। हाँ, क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में जब भी केस की बढ़ोतरी हो जाती है, तब ऐसी कंडीशन में कुछ जजों को, हाई कोर्ट से कुछ जजों को 2 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया जाता है। तो हाई कोर्ट के कुछ जजों को जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाएगा अनुच्छेद 127 के तहत। ये हो जाएगा तदर्थ न्यायाधीश। इसके बाद 128 में क्या है? अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति। सीजेआई के द्वारा जब कोरम नहीं पूरा हो रहा होता है सुप्रीम कोर्ट का, कोरम का मतलब होता है न्यूनतम जज जिससे हमारी सुप्रीम कोर्ट की बैठक शुरू हो सके, अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही है, तब क्या होता है? तब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उनको जो है अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाता है। अनुच्छेद 129 क्या है भैया? अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं इसको। क्या होता है भैया अभिलेख न्यायालय में? 2 चीज़ें होती हैं। सुप्रीम कोई भी जज न्यायालय जब भी अभिलेख न्यायालय होगा तो आपको 2 चीज़ें मार्क करके रखनी पड़ेंगी। क्या क्या 2 चीज़ें हैं? देख लीजिए एक बार। हाँ, 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं देख लीजिए पहले, एक सेकेंड। हाँ, तो पहली चीज़ ये मार्क करिए, जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा, वो निर्णय निचली अदालतों के लिए एक निर्देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एक निर्देश हो जाएगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए किसी भी केस को लेकर के एक ABC कोई केस आया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के पास, और उस केस में स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क डिसीजन दिया किसी मुद्दे पर। जब यही सेम डिसीजन कभी हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेम मामला पहुंचेगा, मान लीजिए आज से 10 साल 5 साल बाद कभी भी ये मामला पहुंचेगा, तो जो वकील हैं वो क्या करेंगे बेटा? वो इसी केस का, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, इसी केस का वर्डिक्ट जो है उस जज को, मतलब उस जो जज होंगे वहाँ पे, उनको सौंप देंगे और उनसे बोलेंगे क्योंकि मामला सेम था, कंडीशन सेम थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, मतलब आपको उनका निर्देश मानना चाहिए और आपको भी निर्णय उसी आधार पर देना चाहिए जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है अभिलेख न्यायालय का मतलब? अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई, अवमानना
अवमानना मतलब डिसरिस्पेक्ट। तो अवमानना पर सुप्रीम कोर्ट क्या देगा, दंड देगा, ध्यान रखिएगा। अवमानना जैसे ही होगी वैसे ही सुप्रीम कोर्ट क्या देगा भैया, दंड देगा। अभी हुआ क्या था भैया, कलकत्ता, अच्छा देखो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी आम आदमी को दंड देगा। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना अगर कोई बड़ा व्यक्ति करता है, बड़ा व्यक्ति करेगा ही, तो ऐसी कंडीशन में उस बड़े व्यक्ति को भी सजा का प्रावधान है। जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना करने पर 6 महीने की जेल भेज दी। मतलब छोटे में व्यक्ति को नहीं भेजा, हाई कोर्ट के जज को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट की थी या अवमानना की थी। ठीक है, आगे रहिए। सुप्रीम कोर्ट का स्थान भैया ध्यान रखिएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ पर है, तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान है भैया दिल्ली में है। मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ रहेगा, दिल्ली में रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ है, नई दिल्ली में। लेकिन इसकी बेंच बैठाई जा सकती है, बेंच बनाई जा सकती है कहीं भी, किसकी सलाह पे, राष्ट्रपति और सीजेआई की सलाह पर। माननीय प्रधान राष्ट्रपति और सीजेआई की सलाह पर इसकी बेंच का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता देख लीजिए। अधिकारिता, तो पहली अधिकारिता मार्क करिए, प्रारंभिक अधिकारिता। प्रारंभिक अधिकारिता, पहली बात तो यही समझ लीजिए प्रारंभिक अधिकारिता होता क्या, या इसे मूल अधिकारिता भी बोलते हैं। मूल या प्रारंभिक अधिकारिता क्या होता है, ऐसे मामले मतलब ऐसे केस जो केवल सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, केवल सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, उन्हें कहा जाएगा प्रारंभिक अधिकारिता। तो वो कौन कौन से मामले हैं, अनुच्छेद 131 में लिया हुआ है प्रारंभिक अधिकारिता में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव संबंधी विवाद। दूसरा, अगर केंद्र राज्य के मध्य किसी चीज़ को लेकर विवाद हो जाए, या फिर दो राज्यों के मध्य किसी चीज़ को लेकर विवाद हो जाए, तो ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता में आएंगे। और इसका मतलब हो गया कि ऐसे मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। ठीक है भैया, आगे आ जाइए। अधिकारिता में दूसरी अधिकारिता कौन सी है, अपीलीय अधिकारिता। कौन सी है भैया, अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता, एक सेकेंड, हाँ, अपीलीय अधिकारिता क्या होता है भैया अपीलीय अधिकारिता में, मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील करेंगे। क्या करेंगे भैया, हाई कोर्ट के विरुद्ध क्या करेंगे, अपील करेंगे। और ये अपील कैसी होगी बेटा, ध्यान रखिएगा, तो ये अपील कैसी होगी, या तो दीवानी मामलों में होगी, दीवानी मामलों में होगी, या फिर आपराधिक मामलों में होगी, आपराधिक मामलों में होगी। तो जो अधिकारिता है वो प्रारंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 131 में है। और अगर अपीलीय अधिकारिता की बात करें तो अपीलीय अधिकारिता आपकी अनुच्छेद 132 में है। और अपीलीय अधिकारिता का मतलब हो जाएगा हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील करना। तो अगर दीवानी मामले में करेंगे तो अनुच्छेद 133 में, और अगर फौजदारी मामलों में करेंगे या आपराधिक मामलों में करेंगे तो अनुच्छेद 134 में। तो यही चीज़ है, 132 में अपीलीय अधिकारिता, 133 में दीवानी मामलों पर अपील, और 134 में आपराधिक मामलों पर अपील। अब एक चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि क्या भैया ये जो अपील है, मतलब ये ऐसे होती है क्या कि मुंह उठाया और तुरंत सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से निकले और सुप्रीम कोर्ट चले गए, नहीं। तो इसे बोलते हैं आर्टिकल 134 का ए। क्या है बेटा इसमें लिखा हुआ है, हाई कोर्ट के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। मतलब हाई कोर्ट आपको ये बोलेगा, मतलब एक प्रमाण पत्र देगा कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं या नहीं। एक दिन की, मतलब आपको वैधता देगा, कुछ दिनों की वैधता देगा, और एक प्रमाण पत्र देगा। प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र किस बात का, कि आप भैया सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, अन्यथा आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अनुच्छेद 136 आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए विशेष इजाज़त चाहिए। और ये विशेष इजाज़त क्या है भैया, मतलब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में आप किसी ऐसे लोकहित मामलों में आप अपील करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 136 के तहत अपील कर सकते हैं। और ये जनहित याचिका जो PIL होती है ना आपकी, PIL,
PIL इसी अनुच्छेद के तहत डाली जाती है PIL। और जो जनहित याचिका या PIL के जो प्रणेता थे उन्हें कहते हैं PN भगवती। पूछा हुआ प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। जनहित याचिका के जो प्रणेता माने जाते हैं वो है PN भगवती। आगे आ जाइए, अनुच्छेद 137 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय या आदेशों को एक बार रिव्यू करेगा, मतलब पुनरावलोकन करेगा। अच्छा, इस मामले को मैं थोड़ा सा नीचे समझाना चाहूँगा, क्या है समझ लीजिए। देखो, दो चीज़ें होती है, एक होता है निर्णय पुनरावलोकन, एक होता है निर्णय पुनरावलोकन, ठीक है, और एक होता है आपका क्या? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, दोनों चीज़ें एक समान है, नहीं, दोनों अलग हैं। निर्णय का पुनरावलोकन आपको साफ समझ आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और अपने ही निर्णय को रिव्यू कर दिया। रिव्यू का मतलब दोबारा उस निर्णय पे सुनवाई कर ली, उसे कहते हैं निर्णय का पुनरावलोकन। यह है संविधान के अनुच्छेद 137 में, ठीक है। इसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि सरकार द्वारा बनाया गया कानून, सरकार द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं, संविधान के अनुरूप है या नहीं। ऐसी कंडीशन में इसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। वैसे तो सामान्यतः मूल अधिकार के लिए अनुच्छेद 13 में है, लेकिन अन्य कंडीशन में ये सुप्रीम कोर्ट की एक अलग कंसर्न में आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, निर्णय का पुनरावलोकन और न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। आगे आ जाइए, आर्टिकल 139 में क्या है भैया? हम मामलों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि मान लीजिए कोई एक केस है A, अब ये दो हाई कोर्ट हैं A और B, ऐसा मान लीजिए। अब हमें आपका केस है जो A में चल रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो A हाई कोर्ट है वो आपके केस में ठीक निर्णय नहीं दे पाएगा, तो आपके केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कहाँ पर? B के पास। आपके पूरे केस को क्या किया जाएगा? ट्रांसफ़र किया जाएगा एक कोर्ट हाई कोर्ट से B हाई कोर्ट में। तो वही लिखा है, मामलों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण, ये ध्यान दीजिएगा। 139 को आप इग्नोर कर दीजिएगा, कुछ मामलों में अंतरण है, विशेष पावर है सुप्रीम कोर्ट की। आगे आ जाइए, अनुच्छेद 141, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित विधि अधीनस्थ न्यायालय मानने के लिए क्या होंगे? बाध्य होंगे। वही मैंने बताया कि जो कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा बना दिया जाएगा या कह दिया जाएगा, जो बात बोल दी जाएगी, वो निचली अदालतों को मानना पड़ेगा, वो उन्हें मानने से बना नहीं कर सकते। अगला क्या है? आर्टिकल 143 क्या है बेटा? राष्ट्रपति किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकते हैं? सलाह ले सकते हैं। तो क्या मामला है पूरा, ये ध्यान दीजिए पहले। मतलब राष्ट्रपति जो हैं आपके, वो किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। कंडीशन क्या है वो समझ लीजिए। ऐसा मान लीजिए राष्ट्रपति जो हैं वो कोई मामला है, कानूनी दांव पेज है, जो विधेयक कोई संसद से पास होकर राष्ट्रपति के पास गया है और राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति हमारा पढ़ा लिखा हो, ऐसा ज़रूरी है। तो ऐसा हो सकता है कि उनको समझ में ना आए, इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकते हैं? सलाह मांग सकते हैं। अच्छा, और जो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, ना सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है और ना राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो ना सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है और ना राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। लेकिन मोस्टली टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जितनी बार भी 12-13 मामले कुल भेजे गए हैं, तो उन सभी मामलों में राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी गई है। ठीक है, अगला आ जाइए, अनुच्छेद 145 का 3 क्या है? संविधान पीठ का गठन किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा गलत है। जब भी संविधान की व्याख्या हो, जहाँ पर भी संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो, संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो, तब ऐसी कंडीशन में संविधान पीठ का गठन किया जाएगा। कितने जज होंगे? तो न्यूनतम जजों की संख्या संविधान पीठ में कितनी होगी? तो न्यूनतम जज होंगे संविधान पीठ में, उनकी संख्या होगी 5। अच्छा, तो क्या होगा भैया? सबसे बड़ी संविधान पीठ आप तक कौन बची हुई है? 13 जज बने हुए हैं। ये 1973 में बनी थी। केशवानंद भारती केस है ये। कौन सा है? केशवानंद भारती केस, ध्यान में रखिएगा। 11 जजों की, ये 13 जज थे, इसमें 11 जजों की भी बनी हुई है।
9 जजों की भी बनी हुई है, सब बनी हुई है, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 146 में क्या भैया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति वो सीजेआई के द्वारा होती है। भाई सुप्रीम कोर्ट में और भी कई सारे पद हैं जो अतिरिक्त पदाधिकारी हैं, मतलब जजों के अलावा जो अतिरिक्त पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी किसके द्वारा, सीजेआई के द्वारा की जाएगी। ये बात बताई गई है अनुच्छेद 146 में। अगला आ जाइए, अगला कंसर्न है हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हाँ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं, अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलते हैं। अनुच्छेद 148 से लगा के अनुच्छेद 151 तक। अनुच्छेद 148 का ए क्या कहता है, कैग की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कैग का कार्यकाल 6 साल या 65 साल, जो भी पहले आ जाए वैसे इनका कार्यकाल होता है। पद से इनको कैसे हटाया जाएगा, रिमूवल ऑफ कैग, तो वो हटाया जाएगा भैया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान है, ध्यान रखिएगा। हटाने का आधार भी सेम है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है कदाचार एवं असमर्थता पर। योग्यता भी सेम होगी किसकी, कैग की, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। 148 का बी क्या कहता है, कैग की शपथ है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी और इनका वेतन कितना मिलेगा, 2.5 लाख रुपए मिलेगा। 149 में है कैग के कार्य एवं शक्तियाँ, और 151 में क्या दिया हुआ है, कैग जो रिपोर्ट तैयार करेगा, कैग द्वारा तैयार रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी, संसद में रखी जाएगी। तो कैग द्वारा जो तैयार होगी रिपोर्ट उसे कहाँ रखा जाएगा, संसद में रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाएंगे, कुछ फैक्ट्स हैं वो चेक कर लेते हैं हम। जैसे भारत के पहले कैग कौन थे, तो वी नरहरि राव, और वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, नाम लिख लीजिएगा। सीजेआई का नाम पूछ सकता है, अभी वर्तमान में सीजेआई कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ है, ध्यान रखिएगा, डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। अगर हाँ एक चीज़ और, अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ये सेम नोट्स आपको वहीं पर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। आगे रहिए, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय हमारा अनुच्छेद 214 से 231 तक है। क्या बोला गया अनुच्छेद 214 में, प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, मतलब जितने भी राज्य हैं हमारे पास वह उनमें सबके पास एक हाई कोर्ट होगा, ये बात बोली गई है अनुच्छेद 214 में। बट एक चीज़ और है, क्या, हाई कोर्ट तो हमारे पास 25 हैं और उनमें भी हमारे पास 2 हाई कोर्ट ऐसे हैं जो यूटी के पास हैं। 28 राज्य के अलावा 8 यूटी भी हैं, तो 2 हाई कोर्ट तो यूटी के पास हो गए। तो मतलब हमारे पास बचे कितने, 23 + 2 बचे हमारे पास। राज्यों के लिए केवल 23 हाई कोर्ट बच रहे हैं, जबकि 2 यूटी के पास कौन कौन से हैं, एक दिल्ली के पास है, दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट है, और दूसरा अभी जो नई यूटी बनी है जम्मू एंड कश्मीर, उनके पास एक खुद का हाई कोर्ट है। बाकी हमारे राज्यों के पास कितने हैं, केवल 23 है। इसका मतलब फिर ये 23 कैसे हो रहे हैं, 28 राज्यों में 23 हाई कोर्ट कैसे हो रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होगा आपका संयुक्त हाई कोर्ट का, मतलब एक राज्य में, मतलब एक हाई कोर्ट एक से ज़्यादा राज्यों को देखेगा। और इसके लिए आपको 2 अनुच्छेद पढ़ने पड़ेंगे, 230 और 231। इन पे चर्चा हम अभी लास्ट में करवाएंगे, ध्यान लीजिए। रुक जाइए, मैं पहले ही दिखा दे रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करिएगा। 230 और 231 में पहले दिखा दे रहा हूँ, बाद में, हाँ देखो 230 में ये लिखा हुआ है। अनुच्छेद 230 क्या है, एक हाई कोर्ट का विस्तार किसी राज्य से यूटी तक हो सकता है। मतलब एक हाई कोर्ट है जो वो एक राज्य की जिम्मेदारी संभाल रहा है, प्लस वो किसी राज्य के साथ साथ किसी यूटी की भी जिम्मेदारी संभाल सकता है। ये बात 230 में लिखी हुई है। और इसी का सेम एक्सटेंशन वर्जन आपको 231 में देखने को मिल जाएगा। क्या है कि अगर मान लीजिए एक हाई कोर्ट है, वो एक राज्य संभाल रहा है, एक राज्य, उसके साथ साथ वो एक राज्य और संभाल सकता है, या और ना बन पड़े तो एक राज्य और, मतलब एक से अधिक हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। और कई कई राज्यों में 4 हैं, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट। अभी चलेंगे हम गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ, तो वहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट 4 राज्यों की जिम्मेदारी संभाल रहा है। ठीक है, अभी हम वापस चलते हैं अपने अनुच्छेद 214 पे। 215 में क्या है भैया, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। मैंने बताया इसके हाई कोर्ट के जो भी निर्णय होंगे वो निचली अदालतों में मान्य होंगे, निचली अदालतों के लिए निर्देश होगा। और दूसरा टर्म फिर वही जो सुप्रीम कोर्ट में आपने पढ़ा, क्या कि ये अपनी अवमानना पर
दंड दे सकता है। मतलब अगर हाई कोर्ट की किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा डिसरिस्पेक्ट की जाएगी तो वो अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑन रिकॉर्ड होने के कारण दंड दे सकते हैं। अनुच्छेद 216 में क्या है, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी भैया, राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे और हर हाई कोर्ट में संख्या अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि हम संख्या मोस्टली कहाँ किस पर डिपेंड करेंगे, जनसंख्या पर। तो अब इससे मतलब हाई कोर्ट में जजों की संख्या किस पर होगी, वहाँ उस राज्य में जितने लोग निवास करते हैं उनकी जनसंख्या पर। तो संभवतः आपको ये जवाब मिल गया होगा या आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जज किस हाई कोर्ट में होंगे, किस हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा जज होंगे। तो भैया जाहिर सी बात है हमारा प्यारा यूपी है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैक्सिमम जज होंगे, क्योंकि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस राज्य की है, यूपी की है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट मैक्सिमम जजेस। ठीक है, आगे आ जाइए। अनुच्छेद 217 इसके कुछ सब क्लॉज हैं, जैसे अनुच्छेद 217 का एक, ये क्या कहता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन ये की कैसे जाएगी, तो हाई कोर्ट के कोलेजियम पर, हाई कोर्ट के कोलेजियम पर। और हाई कोर्ट के कोलेजियम में टोटल 3 जज होते हैं। वैसे ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल यहाँ पे लिख दिया गया है 1 लाइन में, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट का जज बनना सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से ज़्यादा आसान है, बट ये चीज़ आपको मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में समझा नहीं सकता हूँ। तो बस इतना याद रखिए, क्या एक हाई कोर्ट का कोलेजियम होता है, हाई कोर्ट का कोलेजियम होगा जहाँ 1+2 जज होंगे, ये सिफारिश देंगे किसी व्यक्ति के नाम की, और ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में जहाँ 1+4 जज होते हैं। फिर ये लोग उसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति उस व्यक्ति की क्या कर देंगे, नियुक्ति कर देंगे हाई कोर्ट के जज के रूप में। मतलब दो कोलेजियम लगते हैं हाई कोर्ट का जज बनने में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने में केवल सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम लगता है। बट हाई कोर्ट का जज बनने में पहले हाई कोर्ट का कोलेजियम, फिर सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम और राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाएगा, अपॉइंटमेंट किया जाएगा। आगे आइए, अनुच्छेद 217 का 2 क्या कहता है, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की योग्यता, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता थी केवल 2 थी, वैसे ही हाई कोर्ट के जजों की भी योग्यता कितनी है, केवल 2 है। कौन कौन सी हैं ये, एक योग्यता है कि पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा 10 वर्ष से विधिक अधिकारी हो। तो पहला क्या है भैया, भारत का नागरिक हो, और दूसरा 10 वर्ष से विधिक अधिकारी हो, या 10 साल से हाई कोर्ट में क्या हो, अधिवक्ता हो। ये ध्यान रखिएगा। तो चाहे वो विधिक अधिकारी हो और या फिर क्या हो, अधिवक्ता हो, दोनों ही कंडीशन में उसे हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। आगे जाइए, 217 का 3 वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, बट क्लास समझ लीजिए, पूछा नहीं जाएगा ये। आयु को लेकर अगर डिस्प्यूट होता है तो हमेशा निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा सीजीआई की सलाह पर, बस इतना, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। अनुच्छेद आ जाइए 218 में क्या है, हाई कोर्ट के जजों को हटाना। अगर रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट के जजों को देखेंगे तो संसद द्वारा 2/3 बहुमत से, संसद द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, हाँ। अगला 219 में क्या है, हाई कोर्ट के जजों की शपथ कहाँ है भैया, राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाएगी। और कई बार पूछेगा इनकी जो हाई कोर्ट के जजों की शपथ है इसका प्रारूप कहाँ है, जज की शपथ का प्रारूप कहाँ है। तो याद रखिएगा, प्रारूप इनकी दी हुई है अनुसूची 3 में, संविधान की अनुसूची 3 में इनकी शपथ के प्रारूप का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, अगला 220 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 220 में हाई कोर्ट के जजों को सेवानिवृत्ति के बाद के प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 220 में लिखे हुए हैं। क्या है ये समझो पहले 220 में, मतलब क्या लिखा हुआ है ये समझ लो, जिन हाई कोर्ट में जज के रूप में सेवा दी है, जज के रूप में कार्य किया है, उनको छोड़कर कार्य किया है, उनको छोड़कर अन्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील के रूप में कार्य कर सकते हैं, वकील के रूप में कार्य कर सकते हैं। मतलब ऐसा मान लीजिए, आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या, तो रिटायरमेंट के बाद आप मान लीजिए आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के रूप में काम किया है, तो आप इलाहाबाद को छोड़ करके भारत के किसी भी हाई कोर्ट में वकील के रूप में काम कर सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर भी आप वकील के रूप में काम कर सकते हैं। ये आपको स्वतंत्रता मिली हुई है।
और अगला, जैसे हाई कोर्ट के जजों का कोई कार्यकाल नहीं था वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी कोई कार्यकाल नहीं है। दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं हम। अनुच्छेद 221 माफ़ी चाहता हूँ। हाई कोर्ट के जज का वेतन एवं भत्ते ये अनुच्छेद 221 में दिए गए हैं। क्या बताता है अनुच्छेद 221? मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 और अन्य जज को 2,25,000 का वेतन दिया जाएगा। और ये वेतन होगा कहाँ से? तो ये वेतन राज्य की संचित निधि से होगा। कहाँ से होगा ये वेतन? राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा वेतन। हाँ, राज्य की संचित निधि से, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यही बात पूछ ली जाए, इनको पेंशन जो कि 50% लगभग मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी? तो इनको पेंशन मिलेगी कहाँ से? केंद्र की संचित निधि से। कहाँ से मिलेगी? केंद्र की संचित निधि से मिलेगी पेंशन। क्यों मिलेगी? अगर मान लीजिए एक हाई कोर्ट के जज ने एक से अधिक हाई कोर्ट में कार्य किया है, तो कौन कौन से राज्य मिल करके उनको पेंशन दें? इस विवाद से बचने के लिए हाई कोर्ट के जजों की जो पेंशन है वो कहाँ पर है? वो है भैया केंद्र की संचित निधि से है, राज्यों के पास नहीं है। अगला, अनुच्छेद 222, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। और किसकी सलाह पर? सुप्रीम जो CJI हैं, CJI की सलाह पर। हाँ, CJI और प्लस दोनों हाई कोर्ट की सलाह पर। ये दोनों हाई कोर्ट की सलाह पर। मतलब मान लीजिए एक हाई कोर्ट, एक व्यक्ति है, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, एक व्यक्ति है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। अब इस व्यक्ति का हमको ट्रांसफ़र करना है पटना हाई कोर्ट। तो भाई साहब जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो ट्रांसफ़र कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। बट किसकी सलाह पर? तो CJI मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह चाहिए, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के CJI से इनसे सलाह चाहिए, और इनके हाई कोर्ट के CJI मतलब 3 लोगों से सलाह चाहिए। पटना हाई कोर्ट के CJI, इलाहाबाद हाई कोर्ट के CJI और अपने जो भारत के CJI सुप्रीम कोर्ट के, इन तीनों की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा स्थानांतरण कर दिया जाएगा। आगे आ जाइए। अनुच्छेद 223 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मैंने बताया सेम वैसा ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास था कि जब उनका मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, ऐसी कंडीशन में किसी भी जज को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है, वैसे ही यहाँ भी होगा। तो हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। और कौन अपॉइंट करेगा? बाय द राष्ट्रपति। अगला क्या है? अनुच्छेद 224 है भैया, अपर न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश, इनके मामले में अपर न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए। कंसर्न क्या है समझ लीजिए। अगर हाई कोर्ट में काम का बर्डन ज़्यादा बढ़ जाए या लंबित मामलों की संख्या बढ़ जाए, ऐसे मामले में ऐसे जज जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हों, उनको 2 वर्ष के लिए हाई कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। उनको 2 वर्ष के लिए हाई कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 224 का ए भैया क्या कहता है? हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों को पुनः हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये कुछ कंसर्न में दिया गया है, स्पेशल प्रावधान है, 15वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। आगे आ जाइए। अनुच्छेद 226 क्या भैया? मूल अधिकार के संरक्षण में हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाएगी। मैंने बताया था मूल अधिकार वाला मुद्दा भी आपको समझना चाहिए। मूल अधिकार, अगर मूल अधिकार किसी व्यक्ति के द्वारा आपके मूल अधिकार का हनन किया जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आपको अनुच्छेद 32 का सहारा लेना पड़ेगा, और हाई कोर्ट जाना है तो अनुच्छेद 226 का सहारा लेना पड़ेगा। वैसे तो समानता वनडे एग्जाम के हिसाब से देखें तो दोनों ही जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, 6 नहीं 5 ही लिखिएगा आप यहाँ पे। बस इतना याद रखिएगा कि अनुच्छेद 226 के तहत जो हाई कोर्ट की आधिकारिकता, मतलब इन दोनों में पावरफुल कौन है? मूल अधिकार के हनन जब हो रहा है उसके संबंध में, तो हाई कोर्ट हमारा ज़्यादा पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा, मतलब उसकी अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बड़ी है। बस इतना याद रखिएगा। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं मैं इधर लिख दे रहा हूँ। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद है परमादेश, उसके बाद है उत्प्रेक्षण,
उसके बाद है प्रतिषेध और लास्ट में है अधिकार प्रेक्षा। अगर आपको कहीं से भी कुछ भी डाउट आ रहा हो तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन पर लिखकर हमको पूछ सकते हैं कि यहाँ इस संबंध में हमें डाउट हो रहा है। आगे आ जाइए, अनुच्छेद 227 देख लेते हैं हम। क्या भैया, अनुच्छेद 227 में हाई कोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण मतलब सुपरविजन करने का राइट है। क्या भैया, सुपरविजन मतलब जो आपकी हाई कोर्ट्स को सुपरवाइज कर सकते हैं। हाई कोर्ट जो है वो निचली अदालतों को, निचली अदालत बोले तो जिला न्यायालय हो गया जैसे, तो जिला न्यायालय की देख रेख कर सकते हैं वो कभी भी, मतलब वहाँ जांच कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, वहाँ कुछ भी कर सकते हैं, ये चीज़ है। अगला अनुच्छेद 227 का 4 है, हाई कोर्ट को सशस्त्र बलों से संबंधित न्यायालयों के अधीक्षण का अधिकार है। मतलब ये जो आपके जो आर्मी कोर्ट वगैरह होते हैं, आर्मी कोर्ट का भी सर्वेक्षण कर सकते हैं, आर्मी कोर्ट का भी सर्वेक्षण कर सकते हैं, मतलब पावर है इनके पास वहाँ तक जाने की। ठीक है, आगे आ जाइए, अनुच्छेद 228 में क्या है, हाई कोर्ट जो है अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में अपने पास बुलाना। हाँ ठीक है, देखो सुप्रीम कोर्ट में आपने एक टर्म पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक मामले को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन सेम चीज़ हाई कोर्ट के पास नहीं है। क्या कि वो निचले अदालत से, एक निचली अदालत से मामला दूसरी निचली अदालत डाल सके, तो वो क्या करेगा, इस मामले को निचली अदालत से अपने पास बुला सकता है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकता था, वो आपने अभी पीछे पढ़ा हुआ है। तो अनुच्छेद 228 में कहता है कि हाई कोर्ट जो है अधीनस्थ न्यायालय के मामले को अपने पास तो नहीं बुला सकता, सॉरी दूसरे अधीनस्थ न्यायालय में तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, बट उसे अपने पास बुला सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास स्थानांतरण का अधिकार नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है। आगे आ जाइए, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 229 में हाई कोर्ट के अन्य पदाधिकारियों की और कर्मचारियों की नियुक्ति भैया किसके द्वारा है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो जो हाई कोर्ट के अन्य पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होगी। और इसमें हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं, इसमें संबंधित राज्य का लोक सेवा आयोग भी शामिल होगा। लोक सेवा आयोग, संबंधित राज्य का लोक सेवा आयोग भी शामिल होगा, इनके कंसर्न में ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ। आगे आ जाइए, 230 231 हो गए हैं। अब देख लीजिए हाई कोर्ट का कुछ इतिहास बच रहा है। पहला हाई कोर्ट कब बना था, 1861 में। कहाँ, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, तीनों जगह एक साथ हाई कोर्ट बनाए गए थे। तो सबसे पुराना पूछे तो कलकत्ता हाई कोर्ट है। इसके बाद हाई कोर्ट एक्ट 1866 आया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट बनाया गया। और मैंने अभी आपको बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है ये भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। इसके बाद 2013 तक भारत में कुल 21 हाई कोर्ट थे, लेकिन उसके बाद कुछ नए हाई कोर्ट और बनाए गए हैं। जैसे 2013 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए 3 हाई कोर्ट बनाए गए, और 2019 में अमरावती के लिए 1 हाई कोर्ट अलग से बनाया गया। तो हमारे पास कुल जो हाई कोर्ट हैं, कुल हाई कोर्ट हैं उनकी संख्या हो गई कितनी, 25। लेकिन मैंने बताया था अब इनमें 25 में भी क्या है, 23 तो राज्यों के पास है और 2 तो यूटी के पास हैं। और राज्य हमारे पास कितने हैं, 28। तो 28 राज्यों के पास 23 न्यायालय, और इधर है हमारे पास 8 यूटी, और 8 यूटी के पास 2, मतलब कि हमारे पास संयुक्त हाई कोर्ट का कंसर्न होगा। वो चीज़ हमें देखनी है, वही चीज़ आपको देखनी है। यहाँ पे एक से अधिक राज्य अथवा यूटी की जिम्मेदारी सौंपे जाने वाले हाई कोर्ट यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, देख लीजिए, कुछ 6 या 7 हैं। हाँ 7 हैं। श्रीनगर हाई कोर्ट है जो जम्मू कश्मीर यूटी की भी देखभाल संभालता है और लद्दाख की भी जिम्मेदारी देखता है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट 3 क्षेत्रों की जिम्मेदारी देखेगा, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। मुंबई हाई कोर्ट है जो आपका, वो वैसे बम्बई हाई कोर्ट है। बम्बई हाई कोर्ट है आपका वो महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, वैसे ये दोनों एक हो गए हैं, अलग अलग नहीं रहे। ठीक है, तो 1, 2 और 3 क्षेत्रों की जिम्मेदारी ये भी संभाल रहा है, 3 क्षेत्रों की जिम्मेदारी ये भी संभाल रहा है, और 2 क्षेत्रों की जिम्मेदारी ये संभाल रहा है। एर्नाकुलम हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप 2 क्षेत्रों की जिम्मेदारी। कलकत्ता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार 2 क्षेत्रों की जिम्मेदारी। अब हम आ जाएंगे वहाँ पर
जहाँ पर हम आपको 231 पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों की जिम्मेदारी सौंप सकता है। अधिकतम कितने होंगे इसकी कोई संख्या नहीं है। जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट क्या है बेटा, अरुणाचल प्रदेश की भी जिम्मेदारी संभाल रहा है, असम की भी, मिजोरम की भी और नागालैंड की भी। टोटल 4 राज्यों की जिम्मेदारी संभाल रहा है। और अंत में आएगा भैया आपका चेन्नई हाई कोर्ट जो तमिलनाडु और पुदुचेरी की जिम्मेदारी संभाल रहा है। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा राज्यों की जिम्मेदारी संभालने वाला, मैक्सिमम राज्यों की जिम्मेदारी संभालने वाला हाई कोर्ट कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट है ना। हाँ, 4 राज्यों की जिम्मेदारी संभाल रहा है अकेले ही। आगे 2 यूटी के लिए हाई कोर्ट थे, मैंने बताया था। यूटी के 2 अपने अलग हाई कोर्ट हैं। एक दिल्ली हाई कोर्ट जो दिल्ली में है, ये शायद 2016 में बना हुआ है, ठीक है, डेट एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद 2016 है। और जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट, पहले तो ये राज्य हुआ करता था लेकिन अभी ये यूटी हो चुका है। इसके बाद हाई कोर्ट का कंसर्न यहाँ से आपका ख़त्म हो गया। अब हम जो अधीनस्थ न्यायालय है वो देख लेते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय हमारा अनुच्छेद 232 से लगा करके अनुच्छेद 237 तक चलेगा। अनुच्छेद 232 में क्या है भैया, 7वां संशोधन जिसे 1956 द्वारा हटाया गया था। अनुच्छेद 233 क्या कहता है कि जिला जज, इसे हम बोलते हैं डीजे बोलते हैं, डीजे। तो डीजे जिला जज की नियुक्ति की बात की जाती है। और जिला जज किसे बोलते हैं भैया, जो हमारे जिला के दीवानी और आपराधिक मामलों का प्रमुख होता है उन्हें कहते हैं हम जिला जज। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है भैया, राज्यपाल द्वारा किया जाता है हाई कोर्ट की सलाह पर, ठीक है। तो जिला जज की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे, लेकिन किसकी सलाह पर, हाई कोर्ट की सलाह पर। अगला अनुच्छेद 234 है, ये क्या कहता है, जनपद न्यायालय में अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति, मतलब जो अन्य पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी हाई कोर्ट की सलाह पर। लेकिन केवल हाई कोर्ट की सलाह पर नहीं, राज्य के लोक सेवा आयोग की सलाह पर भी। अच्छा, ये होता कैसे है, मान लीजिए हाई कोर्ट ने बोला कि भैया हमको 10 जज चाहिए। कितने जज चाहिए, 10 जज चाहिए। अब 10 जज की रिक्वायरमेंट किसको दी इन्होंने, अपना लोक सेवा आयोग को, यूपी के लोक सेवा आयोग को दी गई, लोक सेवा आयोग को दिया गया। अब लोक सेवा आयोग क्या करेगा भैया, ये PCSJ का एग्ज़ाम कराएगा। और PCSJ का एग्ज़ाम कराने के बाद 10 सबसे बेस्ट व्यक्तियों को, 10 बेस्ट कैंडिडेट, जो सबसे बेस्ट व्यक्ति हैं उनको, उनकी लिस्ट जो है वो किसको दे देगा, हाई कोर्ट को दे देगा कि भैया हाई कोर्ट ये 10 व्यक्ति हैं जो एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट आए हुए हैं, अब इनका अपॉइंटमेंट आप राज्यपाल के द्वारा करवा दीजिए, वो चीज़ है। अगला 235 में है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। ये भैया अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की बात की गई है। इस पर संसद भी आ सकता है, संसद कानून बनाकर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये सब एक साथ मिलकर के इन पर नियंत्रण कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास हमारी यहीं से ख़त्म हो रही है। आज आपका पूरा न्यायपालिका हो गया, पूरा न्यायपालिका हम आज ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। काफ़ी तेज़ी से आपका सिलेबस हम रिवाइज करवा रहे हैं। और हाँ, इसकी जो क्विज़ है, जो पूरा क्विज सेक्शन है आपका, जो टेस्ट है आपका, वो इस बार 100 क्वेश्चंस का होगा, 100 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। और ये आपकी क्लास सैटरडे को चलेगी। और हाँ, ये सैटरडे की क्लास जो होगी वो लाइव होगी भैया, ध्यान रखिएगा। ये क्लास क्या होगी, लाइव होगी 8 PM पे। तो सभी लोग शाम को, शनिवार शाम 8 बजे, जिस भी व्यक्तियों को लाइव MCQ लगाने हैं, PYQ लगाने हैं, वो लाइव 8 बजे शाम को शनिवार को इसी चैनल पर आ जाइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं तो उन्नति _IAS इस नाम से आपको टेलीग्राम पर एक चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम पर एक चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर जा करके आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगी और हमेशा की क्लास की PDF वगैरह भी मिल जाएगी, ठीक है। सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा, नोट्स, PDF सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं फिर। धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद।